जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद रिंकू में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आशा करते हैं आप पढ़ाई के लिए तैयार होंगे और हम भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारा ये लेक्चर होने वाला है एसआई बेस्ड की। एसआई दरोगा का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जीएस के पार्ट में जो आप महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था और मूल विधि। जैसा कि हम मूल विधि भी पढ़ा रहे हैं, मूल विधि में पास्को एक्ट तक तो हम तो माइनर एक्ट पास्को एक्ट पढ़ा चुके हैं। आज हमारा राज्य व्यवस्था के संदर्भ में दूसरा लेक्चर होने वाला है जिसका नाम है मौलिक अधिकार। आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बता दूं कि दरोगा की जो नंबर ऑफ सीट हैं, वैकेंसी आने वाली है, उसकी संख्या जो हो सकती है, पदों की संख्या वो लगभग 9000 के आसपास हो सकती है। उसकी संख्या का जो होगी 9000 के आसपास, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर उसकी तैयारी कराई जा रही है जो बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपना सहयोग देते रहिए और आपके सहयोग के लिए हम लोग यहाँ प्रयासरत हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप के सिलेक्शन में हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाएँ, जिससे आप अपने जीवन में कुछ उन्नत कर सकें। इसी के संदर्भ में हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था का जो आपका पाठ्यक्रम है, आपके पाठ्यक्रम में है भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था और मौलिक अधिकार के जो मूल विधि यहाँ पे मूल विधि सब्स्टेंटिव लॉ। भारतीय राज्य व्यवस्था और मूल विधि के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो लगभग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 25 से 26 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। जीएस के पार्ट में आपको ध्यान देना होगा कि इसके प्रश्न जो हो सकते हैं, प्रश्न की जो संख्या हो सकती है, प्रश्न की संख्या वो संभवतः होगी 25 से 26 क्वेश्चन। आपके 40 क्वेश्चन जो होंगे आपके जीएस के होंगे। इन्हीं जीएस में से 25 से 26 क्वेश्चन जो आएंगे आपके केवल भारतीय राज्य व्यवस्था और मूल विधि और भारतीय राज्य व्यवस्था से। और मूल विधि के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसकी संख्या 8 से 9 हो सकती है। और इसी में आप याद रखिएगा लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के। तो कितना अहम रोल अदा करता है ये टॉपिक, और यही टॉपिक सिलेक्शन दिलाने के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब भी तैयारी करते हैं, किसी भी तैयारी करते हैं, तो आप रीजनिंग भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़े लेते हैं, किंतु स्पेशल इसमें जोड़ा गया है मूल विधि। आप एक समान प्रतियोगी छात्र होंगे तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, मैथ भी पढ़नी पड़ती है, किंतु आप मूल विधि नहीं पढ़ते। मूल विधि को या तो आप जुडिशियल की तैयारी करें, उसमें पूछा जाता है, या तो आपके लिए ये मूल दरोगा की वैकेंसी में पूछा जाएगा मूल विधि। तो कितना अहम होने वाला है, कितना अहम रोल अदा करने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था और मूल विधि। और यहाँ से 25 से 26 क्वेश्चन आपको दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। 25 से 26 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जिससे का नाम आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सके, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। आशा करते हैं कि एक अहम रोल अदा करेंगे आपके एग्जाम में हम सभी शिक्षकगण। और इस पर चर्चा ज़्यादा ना करके हम अपने उद्देश्य पे आते हैं। हमारा उद्देश्य जो है पठन पाठन का, उस पर आते हैं। हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट देखेंगे। जैसा कि भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला लेक्चर जिसमें प्रस्तावना हमने पढ़ा दिया है, आप प्ले लिस्ट बनी है यूपीएसआई की, हमारे चैनल पे जाएंगे टारगेट रिंकू पे, वहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था की जो आपको पहला लेक्चर मिलेगा, प्रस्तावना प्रेम्बल, आप उसको देखिए कि वहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं।
तो क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप देख सकते हैं। आज हमारा राज्य व्यवस्था का दूसरा लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। देरी न करते हुए अब सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मौलिक अधिकार, मौलिक फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार होता क्या है इसे देखेंगे, इसके उद्देश्य क्या है इसको देखेंगे, इसके स्रोत क्या है इसके देखेंगे, और इसके एक एक तथ्य देखेंगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं मौलिक अधिकार। यहाँ देखेंगे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार। इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस अधिकार से। मौलिक अधिकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम होता है, एक है मूल, दूसरा है अधिकार। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मूल किसे कहते हैं? मूल और दूसरा है अधिकार। तो मूल जानने से पहले हम अधिकार देखेंगे। अधिकार क्या होता है? अधिकार का तात्पर्य है कि दावा या हकदारी, दावा या हक। हम किसी वस्तु पर तभी हक या दावा स्थापित करते हैं जो हमारे नियंत्रण में हो, जिस पे हमारा हक हो पूरी तरीके से, उसी के हक कहते हैं। अधिकार वही कहलाता है जिस पे हम दावा कर सकें, क्लेम कर सकें, वही हक होगा या दावा। मूल क्या है? मूल, यहाँ मूल से तात्पर्य है जो मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत वस्तुएं हैं, मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं, उससे प्राप्त करना। यहाँ होता है जड़। आप देखेंगे एक शब्द होता है इसका, जड़। हिंदी में से जड़ बोलते हैं, जिसे रूट्स बोलते हैं, इंग्लिश में रूट्स। जड़ तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के होने के नाते, कोई व्यक्ति है, जब वो जन्म लेता है, जन्म के उपरांत उसे मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती। उस आवश्यक चीज़ों में क्या क्या आती है ऐसे देखते हैं। उस आवश्यक चीज़ों में व्यक्ति का बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिकता का विकास करना है, जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति के चौमुखी विकास की बात ये अधिकार करता है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, व्यक्ति के, नागरिक के चौमुखी विकास का, जिससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो सकते हैं, भौतिक विकास हो सकते हैं, आध्यात्मिक विकास हो सकते हैं और नैतिकता का विकास हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जब वो जन्म लेता है, जन्म के बाद उसको जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती है, एक व्यक्ति के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए, वही फंडामेंटल राइट कहलाता है, वही मौलिक अधिकार कहलाता है। जैसे व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसे कोई अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उसे कुछ आवश्यक चीज़ें चाहिए, मूलभूत चीज़ें चाहिए। मूलभूत चीज़ें में है कि इसका बौद्धिक विकास हो सके, उसका नैतिक विकास हो सके, उसका आध्यात्मिक विकास हो सके। इस तरीके से व्यक्ति के स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को प्रदान करने के लिए ये अधिकार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जिससे व्यक्ति का चौमुखी विकास हो सके और वो राज्य के खिलाफ, राज्य से तात्पर्य है राज्य या अन्य प्राधिकरण के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य और अन्य प्राधिकरण के खिलाफ व्यक्ति को, नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है, गारंटी देता है। आशा करते हैं चीज़ें समझिए। अब हम इसकी
ये तो हमारी हुई। अब इसको कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं, इसकी परिभाषा जो हमारे संविधान लिखी उसकी देखते हैं, उसको देखते हैं। अब ये तो हुआ हमारे समझाने का प्रयास। फंडामेंटल किसे कहते हैं? वह हकदारियां जिससे समाज द्वारा उचित मानकर स्वीकार किया जाता है। उचित मानकर स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है और कानून उसे वैधता प्रदान करता है। कानून उसे वैधता प्रदान करता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल क्या है? वह हकदारियां या दावा जो समाज उचित मानकर स्वीकार कर ले कि ये जो अधिकार व्यक्ति मांग रहा है, जो चीज़ें मांग रहा है, वो उचित है, अनुचित नहीं है, उचित है। और सरकार उस पर क्या है? वैधता प्रदान की, उसका वैधता रूप देता है। कानून उसे अच्छा बताता है और कानून से वैधता प्रदान कर देता है कि ये अनिवार्य है, ये कोई अनिवार्य चीज़ें नहीं, ये अनैतिक चीज़ें नहीं है, इसे व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। कानून उससे क्या है? वैधता, कानूनी रूप दे देता है। कानून इसे वैधता प्रदान करता है, स्वीकारता जिसे कहते हैं। इलीगल नहीं, लीगल है चीज़ें, इसलिए व्यक्ति मांग रहा है। इस फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है? फंडामेंटल राइट का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कैसा लोकतंत्र? राजनीतिक लोकतंत्र से तात्पर्य है कि व्यक्ति को राजनीति में भागीदार होने का अवसर मिले, भागीदार बनने का मौसम। जैसे 2-3 अनुच्छेद आपको याद दिलाता हूँ। जैसे अनुच्छेद 16 आपको याद होगा, लोक सेवक में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसको आम भाषा में बोलें, सरकारी नौकरी पाने का अवसर की समानता की बात करता है। एक सरकार में आप भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा बनने के लिए आपको अवसर मिलना ही चाहिए ना। तो अनुच्छेद 16 कहता है, आपका अनुच्छेद 16 ही कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर मिलेगा तभी आप मिलेंगे ना, अवसर की समानता। आप राजनीतिक आपका हो रहा है, शिक्षा पाने का एक राजनीतिक है, क्योंकि उसको अधिनियम बना दिया गया, 2009 का अधिनियम बना गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में संशोधन किया गया और उसे अधिनियम 2009 का बना दिया। कानूनी रूप से उसे मिलेगा अधिकार। और इसी में आपको देखिए, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार भी एक क्या है? राजनीतिक अधिकार है। कैसा है? कानूनी अधिकार है। वोट देने का 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को, जिसका मतदाता सूची नाम हो, वो अपने मनपसंद का प्रतिनिधि चुन सकता है। एक ऐसा अधिकार होगा, एक राजनीतिक अधिकार है। यही है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ देख लेते हैं उद्देश्य।
उद्देश्य, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य 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 है, यहाँ देखें, मौलिक अधिकार का उद्देश्य है अधिकार का उद्देश्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की उद्देश्य है फंडामेंटल राइट का कि राजनीतिक लोकतंत्र का स्थापना किया जाए। राजनीतिक लोकतंत्र, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ, जैसे, या तो आप उदाहरण करके लिख लीजिए, जैसे वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। आप राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आप एग्जाम्पल में रखिए, उदाहरण के लिखिएगा, वोट देने का अधिकार। जैसे वोट देने का अधिकार एक कैसा है लोकतंत्र है, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के बाद करता है। उम्मीद है अभी हम यहाँ ऊपर लिखिएगा, परिभाषा है, परिभाषा ये परिभाषा थी, ये परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वह हकदारियाँ जिससे समाज द्वारा उचित मानकर स्वीकार किया जाता है और कानून उसे वैधता प्रदान करता है, उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक, यहाँ लिखिएगा, उसे ही उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ये हुई परिभाषा, मौलिक अधिकार कहते हैं, अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार, उसे ही मौलिक अधिकार, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। उद्देश्य है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जैसे वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है। आशा है करते हैं ये तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हुई, अब इसके बाद हम देखते हैं सोर्स, स्रोत। यही देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं कि आगे दिख रहा कि नहीं, आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक हेडिंग डाल के यहीं पे देख लेते हैं। अब इसे एक उसमें कर लीजिएगा, उदाहरण ये एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब हम देखते हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि समझिएगा। फंडामेंटल राइट्स, सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसके हम का स्रोत देख लेते हैं। आप इसकी हिंदी याद रखिएगा, मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, मौलिक अधिकार। आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश शब्दों का उपयोग करना अनिवार्य है, क्योंकि जितने भी माइनर एक्ट हैं मूल विधि में, तो राज्य व्यवस्था में तो चल जाएगा, माइनर एक्ट में आपको इंग्लिश शब्दों पर विशेष ध्यान रखनी होगी, क्योंकि माइनर एक्ट में ऐसे जटिल शब्द हैं हिंदी के जो आपके समझ से परे होंगे। तो आप इंग्लिश वर्जन उसका याद रखेंगे तो आसानी से चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो इसीलिए कभी कभी हम इंग्लिश शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जिससे आपके मस्तिष्क में बना रहे कि इसका हिंदी का ओरिजिन इंग्लिश है। मौलिक अधिकार बोलते तो उसका इंग्लिश ओरिजिन है फंडामेंटल राइट। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा
कि आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्रोत, जैसे हम बोले कि सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का स्रोत कहाँ है, क्या है, कहाँ से लिया गया है, इसको देखते हैं। तो यहीं पे देख लेते हैं, एक करके आगे बोल के हम पॉइंट आउट करके देखेंगे, नहीं तो पूरी चीज़ें पूरी बोर्ड पे आप नहीं पाएंगे। तो पॉइंट आउट करके देख लेते हैं, जिससे बोर्ड में पूरी सारी चीज़ें आए और आप अच्छे से समझ लें। पॉइंट एक है, इसका स्रोत कहाँ, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। यहाँ लिखिएगा, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, आप समझिए। फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, 21 अनुच्छेद का है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की। इसके आधार हैं, मौलिक अधिकार के आधार हैं, यहीं से लिए गए थे आधार, ये मौलिक अधिकार वहीं से स्रोत बन रहे हैं। एक तो अमेरिका के संविधान से, दूसरा क्या है, नेहरू रिपोर्ट 1928 पेश की गई थी, कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार कर ली गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928, एक तो अमेरिका के संविधान से, एक है नेहरू रिपोर्ट 1928 से, और तीसरा है सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948। 3 पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे हम इसको इम्पॉर्टेंट लिख दे रहे हैं कि एग्जाम में आपके पूछ सकता है। सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के स्रोत कहाँ क्या क्या हैं। तो आपको यहाँ मिलेगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, नेहरू रिपोर्ट, और आपको याद रखना सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948। ये चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि स्टेट में आपको देखिए बदलते समय के अनुसार बदलते परीक्षा पैटर्न, परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बदला, प्रश्न की प्रकृति भी बदल रही है। तो आपको अब कंसेप्चुअल चीज़ें होने की, आपको रट्टा रटाया नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्टली रख लिए, चले गए। मौलिक अधिकार क्या है जानते ही नहीं, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक का उल्लेख किया है। आप फंडामेंटल राइट याद कर लिए, अनुच्छेद याद कर लिए, 14 में समानता, 15 में भेदभाव, 16 में अवसर की समानता, ऐसे याद कर लिए। अब इससे काम चलने वाला नहीं है, अब आपको कंसेप्ट क्लियर करके चलना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। अभी तक आप स्रोत पढ़े, जैसे स्रोत आप पढ़े, फंडामेंटल का स्रोत क्या है, तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल का स्रोत है अमेरिका के संविधान से लिया गया, बस इतनी चीज़ें। आपको स्टेटमेंट 3 दे देगा, फंडामेंटल के स्रोत हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नेहरू रिपोर्ट है, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948। आपको तो ये लगेगा कि हम तो एक ही पढ़े हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया, किंतु नहीं, और भी जानिए चीज़ें। आपकी स्टेटमेंट में मिलेगा, तो आप अगर जानकारी रहेगी तो आप तीनों ऊपर देगा, ऊपर में से एक है कि दो है कि तीनों की सभी हैं, तो आपको अगर ऐसे स्टेटमेंट मिले तो आप इस चीज़ें याद रखिएगा, आप टिक करके आएंगे, आप और बच्चों से आगे निकल जाएंगे ऐसे प्रश्न सॉल्व करने पे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार का स्रोत जो है अमेरिका के संविधान से, नेहरू रिपोर्ट 1928 के तहत, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 से, ये चीज़ें याद रखिए। और एक शब्द पूछता है किसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, इसे ही यहाँ से लिख लीजिए, मौलिक अधिकार को ही ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को
इसको मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ है अधिकार। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा का अधिकार भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये भूमिका आपको समझ में आएगी। परिभाषा देख लिए हैं, यहाँ पे देखिएगा परिभाषा वह हकदारियाँ जिसे समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, कानून से वैधता प्रदान करती है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। उद्देश्य है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, कैसा लोकतंत्र स्थापित करना, आर्थिक लोकतंत्र कि सामाजिक लोकतंत्र कि राजनीतिक लोकतंत्र। अब तीनों स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको याद रखना होगा कि मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने की बात करता है। जैसे एग्जाम आप उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण लिख दिया, और देने का अधिकार। सोर्स क्या इसके हैं, आप यहाँ तक याद करिएगा, इसको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें सोर्स है। देखिए यहाँ पे सोर्स है, फंडामेंटल राइट के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं, तो आपको याद रखना हुआ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नेहरू रिपोर्ट का आधार बनाया गया, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के तहत इसे स्वीकार किया गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब ये चीज़ें तो हो गई, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, अब अनुच्छेद पे आते हैं। हमारे पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। मौलिक अधिकार क्या है इसको तो जानेंगे। इसमें क्या है कि व्यक्ति के, नागरिक के मौलिक अधिकार व्यक्ति को कानूनी वैधता प्रदान करता है। इसमें व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा प्रदान करने की, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने की बात मौलिक अधिकार करता है। 12 से 35 तक का उल्लेख है। इसमें प्रत्येक नागरिक का चौमुखी विकास किया जाएगा। उसके बौद्धिक विकास होंगे, साहित्यिक विकास होंगे, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिकता, और ये 4 प्रकार उसके आए बनेंगे, बौद्धिक, नैतिकता, आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास। इस तरीके की बात फंडामेंटल राइट करता है। प्रत्येक व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करता है। उसको राज्य के खिलाफ संरक्षण प्रदान है। राज्य खिलाफ व्यक्ति को किसको पूछता क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार क्या है, किसके खिलाफ आता है, राज्य के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है, गारंटी देता है। कौन दिलाएगा, ये न्यायालय दिलाता है। अगर अब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है, तो आप कोर्ट जाकर उसे लागू करा सकते हैं। और मौलिक अधिकार जस्टिबल है, न्याय उचित है, इसको कोर्ट द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो आगे आप देखते हैं, एक शब्द आप नोटिस किए होंगे यहाँ, राज्य के खिलाफ। आगे हम अनुच्छेद देखेंगे अब 12, उसमें राज्य दिया गया। राज्य क्या होता है, राज्य देख लेते हैं। राज्य अब हम देखेंगे राज्य। देखें अनुच्छेद पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद, क्योंकि आपको एक तो भूमिका तो बांधनी पड़ेगी। यहाँ लिखिएगा भाग। अब याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद किनके मध्य है, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। ये चलिएगा, अनुच्छेद ये मोटी मोटी चीजें याद रखिएगा। 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। अब देखते हैं इसी में, अब हम आगे देखेंगे कि राज्य क्या होता है।
हम अनुच्छेद शुरू कर रहे हैं। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 12। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 हम देखेंगे। अनुच्छेद 12 इसमें देखेंगे। अनुच्छेद 12 में एक शब्द है जिसका नाम है राज्य। की परिभाषा की बात करता है। परिभाषा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई, तो आप अनुच्छेद याद रखेगा कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि राज्य की परिभाषा की बात फंडामेंटल राइट के साथ साथ डीपीएसपी भी करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निश्चय तत्व में भी अनुच्छेद 36 में इसकी बात की गई है कि राज्य क्या होता है, उसकी परिभाषा की। तो याद रखिएगा। तो यहाँ अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की, राज्य किसे कहते हैं इसे देखेंगे। राज्य किसे कहते हैं? राज्य एक प्रकार का मानवीय संस्था है। कैसा है? मानवीय संस्था। राज्य एक प्रकार का राज्य एक मानवीय संस्था है। यहाँ याद रखें कि राज्य व्यवस्था जो हम पढ़ रहे हैं, तो राज्य शब्द की परिभाषा की बात की, राज्य होता क्या है? तो राज्य से आप याद रखिएगा, राज्य से कोई प्रांत की बात नहीं की गई। यहाँ याद रखिएगा, राज्य शब्द दिया है, राज्य स्टेट, तो आप इसको एक प्रांत ना मान लीजिए। जैसे भारत के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक 28 स्टेट और 8 जो है यूनियन टेरेटरी हैं। क्या है? यूनियन टेरेटरी हैं। यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये प्रांत ना होकर राज्य जो यहाँ है, जो मौलिक अधिकार में जो इसकी परिभाषा दी गई है, भारतीय संविधान का जो भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य की परिभाषा है, राज्य कोई प्रांत ना होकर राज्य का है, एक देश है, एक सरकार है। राज्य से तात्पर्य होता है। जब हम पॉलिटिक्स की भाषा में राज्य शब्द का नाम लें तो आप याद करिएगा, ध्यान देने की बात होगी कि आप किसी प्रांत का मस्तिष्क न बैठाइएगा। आप एक प्रांत ये बैठाइएगा जो भारत सरकार है या भारत देश है, उसकी बात यहाँ कीजिए। राज्य की जब हम बात करें तो आप दिमाग में रखिएगा देश की बात या भारत सरकार है, यहाँ संपूर्ण देश की बात हो रही है। याद रखिए, कोई प्रांत की बात नहीं। यहाँ आपको ये एक शब्द याद रखना, सरकार की। जब हम राज्य बोलें तो आप सरकार याद रखिएगा। और सरकार कौन सी होगी? सरकार जानती है 2 स्तर की सरकार है। हमारे भारतीय संविधान 3 स्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है, केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की और स्थानीय स्तर की। तो यहाँ तात्पर्य है राज्य शब्द है, एक राष्ट्र की बात की जाती है। राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सरकारें कार्य करती हैं, उन्हीं को, जिनके पास संप्रभु ताकत होती है, उसे ही राज्य कहते हैं। संप्रभु ताकत से मतलब है, संप्रभु शक्ति से तात्पर्य है सरकार द्वारा उसे शक्तियाँ प्रदान की गई हो, जो सरकारी शक्ति प्रदान की गई हो, सरकारी शक्ति रखता हो, उसे ही राज्य कहते हैं। राज्य एक मानवीय संस्था है। आइए आगे देखते हैं। याद रखिएगा एक पॉइंट आपको, राज्य अगर कोई एक शब्द में पूछे क्या इसकी परिभाषा है, राज्य एक मानवीय संस्था है। इसमें याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो ये अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है,
अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि जब हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, राज्य जब फंडामेंटल राइट के वायलेशन करेगा, मौलिक अधिकार को उल्लंघन करेगा, तो ऐसे में हमें राज्य के खिलाफ संरक्षण की बात करता है, राज्य के खिलाफ संरक्षण की। और संरक्षण कौन देगा? मौलिक अधिकार एक ऐसा जस्टिबल है, न्याय उचित करने अधिकार है, जिसे कोर्ट के, न्यायालय के द्वारा गारंटी दी गई है। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। राज्य एक क्या है? मानवीय संस्था है। इसके अंग देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। राज्य के अंग, राज्य किस, यहाँ सब एक शब्द लिखिएगा, राज्य के अंग, राज्य के अंग। एलिमेंट्स यहाँ इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य के अंग, राज्य के तत्व देखेंगे, या ऐसे लिख लेते हैं, राज्य के तत्व, अंग नहीं, राज्य के तत्व देखेंगे। राज्य के तत्व, राज्य के तत्व में हम देखेंगे, यहाँ देखते हैं। सर्वप्रथम क्या होगा? एक जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या। दूसरा क्या है? उसके पास संप्रभु ताकत होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए, भूभाग या क्षेत्र, भूभाग। चौथा क्या होना चाहिए? सरकार। यहाँ ऊपर देखते हैं, सरकार, शासन करने वाला, प्रशासनिक शासन को संचालित करने के लिए हमें एक सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार, ये 4 एलिमेंट जब आपके पास होंगे, 4 तत्व होंगे, तो हम किसका निर्माण करते हैं? तो एक राज्य का निर्माण करते हैं, एक राज्य की संरचना स्थापित होती है। तो हमें ये राज्य के 4 तत्व याद रखने हैं, जनसंख्या, संप्रभुता, भूभाग, सरकार। अब यहाँ राज्य एक मानवीय संस्था हम लिखे हैं, तो मानवीय संस्था का तात्पर्य क्या है? यहाँ देखिए कुछ चीज़ें दिख रही होगी, इसके कुछ स्वरूप इसमें निहित हैं। अब देखेंगे मानवीय संस्था क्या? जब जनसंख्या होगी तभी, एक भूभाग में कोई जनसंख्या रह रही होगी, मानव ही रह रहा होगा, तभी तो एक मानवीय संस्था हुई। और उसको चलाने के लिए, जो चलाता है, प्रशासन संचालित करने के लिए सरकार होगी। सरकार किससे बनी होगी? मानव से बनी होगी। तो सरकार यहाँ है, कहाँ पे चला रहा है? कुछ स्थान होगा, भूभाग, कुछ क्षेत्र होगा। और सपोज करिए भारत है, भारत देश है, भारत के पास क्या है कि वर्तमान भारत के पास, हमारे पास एक संविधान है। संविधान हमें क्या ताकत देता है? संप्रभु ताकत है। हमारे पास ना, हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे, किसी के दबाव में, कोई बाहरी या आंतरिक कोई संस्था होगी, उसके दबाव में कोई निर्णय हम नहीं ले सकते। कोई विदेशी ताकत हम पर प्रभाव डालकर निर्णय पलट नहीं सकती। हमारे पास स्वयं की शक्ति है, जिसे संप्रभु बोलते हैं, संप्रभु है। और यहाँ पे जनसंख्या 141 करोड़ की जनसंख्या है, भूभाग है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिला हुआ एक क्षेत्र है, और सरकार है ही है। सरकार, जैसा कि जानते हैं, सरकार इन्हीं से मिलके है, जिसमें सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के, यहाँ देखेंगे हम, सरकार के अंग भी देख लेते हैं। यहीं पे सरकार किससे मिलकर? कोई मानवीय लोग चला रहे होंगे, सरकार में भागीदार होंगे, मानव लोग ही तो सरकार में भागीदार होते हैं। इसके सरकार के अंग देख लेते हैं। अंग के कौन कौन से हैं? कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, विधायिका, और यहाँ देखते हैं न्यायपालिका। ये बताइए, आपको इसमें से ये चीज़ें देखने को तो भारत में मिलती होगी ना। भारत के पास कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है ना, विधायिका भी है, संसद है, विधानमंडल है, न्यायपालिका देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
तो कहने का तात्पर्य है कि अगर राज्य की बात करें, राज्य तत्व, इन्हीं तत्वों से मिलकर राज्य बनता है। और एक राज्य एक मानवीय संस्था है जिसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के अगर कोई राज्य या कोई संस्था, कोई अन्य कोई अन्य अथॉरिटी, कोई अन्य प्राधिकारी या संस्था मौलिक अधिकार का वायलेशन करती है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय जाके उससे सुरक्षा प्रदान कराया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप राज्य के तत्व समझ गए होंगे। राज्य की परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा, राज्य का एक मानवीय संस्था है। राज्य के तत्व में जनसंख्या, संप्रभुता, भूभाग और सरकार होना अनिवार्य है। इन्हीं से मिलकर राज्य की संरचना का निर्माण होता है। तो आगे हम देखते हैं कि राज्य होता क्या है, किसको हम कहते हैं, उदाहरण से देखेंगे। क्योंकि अभी तो परिभाषा देखिए, राज्य एक मानवीय संस्था है। अब संस्था किसे कौन कौन कहलाते हैं राज्य, जिसे केंद्र सरकार, भारत सरकार, यहाँ पे लिखे भारत सरकार, केंद्र सरकार से तात्पर्य कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्लस विधायिका, विधायिका में सांसद आएगा, इसे लिखिएगा संसद। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, तो उसके मंत्रिमंडल होती है, संसद होते हैं, न्यायपालिका होती है, वो केंद्र स्तर पे है, वो राज्य कहलाएंगे। राज्य कहलाने के तात्पर्य एक शब्द याद रखिए, संप्रभु ताकत। संप्रभु ताकत ऐसी सभी जिसके पास सरकारी शक्तियां प्राप्त हो, उसे ही राज्य कहते हैं। राज्य सरकार, राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल होता है, कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका प्लस विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल। अन्य यहाँ पे है स्थानीय प्राधिकार, लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे है लोकल, इंग्लिश में से लिखिएगा लोकल, लोकल यहाँ लीजिए लोकल, लोकल अथॉरिटी, तीज, लोकल अथॉरिटीज। इसमें होते हैं नगर पालिका, यहाँ लिखिएगा पंचायत, पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका, एमसीडी, एमसीडी। अब देखते हैं महानगरों में एमसीडी होता है, उनके अधिकार होते हैं, कब के अधिकार में दूर करते हैं, एमसीडी का कार्य होता है। स्थानीय प्राधिकार के, ये भी इनके पास ताकत होती है, ये भी सरकार कहलाएंगे, ये भी राज्य कहलाएंगे। पंचायत भी राज्य कहलाएगा, नगर पालिका भी राज्य कहलाएगा, राज्य की कार्यपालिका जो वो भी राज्य कहलाएगी, विधानमंडल कहलाएंगे, न्यायपालिका है वो भी कहलाएगी। राज्य में हाई कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, अध्ययन नाली जिसे बोलते हैं, केंद्र स्तर पे सुप्रीम कोर्ट है, सब क्या कहलाएंगे, राज्य कहलाएंगे। यहाँ देखिए अन्य प्राधिकार, अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटी में कौन कौन आएंगे, जिसके द्वारा केंद्र सरकार या राज्य, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा इन संस्थाओं को सरकारी शक्तियां प्राप्त हो, जिससे वो सरकार सार्वजनिक कार्य करते हों, सार्वजनिक कार्य के लिए, जो सभी के लिए कार्य करते हों, राज्य सरकार के नियम विनियम को अनुसरण करते हों, उसे ही अन्य प्राधिकार
में रखे जाते हैं, वो भी सरकार कहलाते हैं, वो भी राज्य कहलाते हैं। जैसे ONGC, LIC, SBI। SBI बैंक आप जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी राज्य कहलाती है क्योंकि उसके पास भी सरकारी शक्ति प्राप्त है। और ये शक्तियाँ कौन प्रदान किया है? ये सरकार के द्वारा प्राप्त की गई है, सरकार के द्वारा दी गई शक्तियाँ हैं, इनके पास भी शक्तियाँ हैं। इसीलिए क्योंकि ये सरकारी नियम, विनियम, विधि इत्यादि को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं और सार्वजनिक कार्य के लिए, जैसे SBI है, सरकारी बैंक है, सार्वजनिक कार्य करता है, सभी के लिए कार्य करता है, इसलिए राज्य भी कहलाएगा। इसमें आप देखें इंडियन रेलवे, इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, विश्वविद्यालय होंगे, रेलवे, यहाँ लिखिएगा, रेलवे भी राज्य है, और यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ONGC, LIC, SBI, इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो विद्युत बोर्ड होते हैं, विद्युत घर जो होते हैं, वो भी राज्य कहलाएंगे। और विश्वविद्यालय, जो शिक्षण संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं, वो भी राज्य कहलाते हैं। कुछ निजी संस्थाएं जो कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत तो आती नहीं, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती नहीं, किंतु ये संस्थाएं कभी कभी निजी संस्थाएं जो है वो भी सरकारी संस्थाओं की तौर तरीके से कार्य करती हैं, जिससे सरकार का नियंत्रण होता है। वित्तीय अनुदान लेते रहते हैं, वित्तीय सहायता लेते रहते हैं निजी संस्थान, और वो पूरी तरीके से सरकारी कार्य, जिस तरीके से सरकार सार्वजनिक रूप से सरकार कार्य करते हैं, और उसी रूप से निजी संस्थाएं भी कार्य करती हैं, तो वो भी राज्य के दायरे में आएंगी। निजी संस्थाएं भी राज्य के दायरे में आएंगी, जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, सार्वजनिक कार्य करती हों, उसे ही वो संस्थाएं, निजी संस्थाएं जो हैं, वो भी राज्य के दायरे में आएंगी। जैसे एक केस याद रखिएगा, प्रबंधन समिति और से यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। इसमें कहा गया है कि ये संस्थाएं सरकार से वित्तीय अनुदान लेती, इसलिए सरकार से वित्तीय अनुदान लेती हैं, वित्तीय अनुदान लेती हैं, इसलिए सरकार का उन पर नियंत्रण है, इसलिए राज्य कहलाएंगी। क्या लेती हैं? वित्तीय अनुदान लेती हैं सरकार से, इसलिए, और वो सरकारी तौर पे रूल रेगुलेशन फॉलो करती, इसलिए निजी संस्थाएं जो हैं, निजी संस्थाएं जो हैं राज्य कहलाएंगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केस लॉ आना अनिवार्य है, आपको केस लॉ याद होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में आ गया कि निजी संस्थाएं भी राज्य कहलाएंगी, तो आप कहेंगे कुछ हद तक जो निजी संस्थाएं सरकार से वित्तीय अनुदान लेती हैं, जिस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित होता है, वो संस्थाएं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। और एक केस लॉ याद रखिएगा, प्रबंधन समिति और से यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। इसमें कहा गया है कि सरकार, कॉलेज जो है, जो निजी संस्थाएं हैं, वो सरकारी वित्तीय लेते हैं, इसलिए वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। आइए आगे देखते हैं कि इसकी न्यायिक व्याख्या कैसे होती है।
एक न्याय व्याख्या देख लेते हैं। न्याय व्याख्या इसका अनुच्छेद 12 का न्याय व्याख्या देखते हैं। न्यायिक व्याख्या, न्यायिक व्याख्या, न्यायिक व्याख्या में देखेंगे आर.डी. रेड्डी, आर.डी. शेट्टी और सही इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1989 का केस है, 1989 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी संस्था जो सरकार के नियंत्रण में है और राज्य कहलाएगी। कोई भी संस्था जो सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है, वह राज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? राज्य। जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, सरकारी शक्ति जिसके पास हो, सरकार के नियम रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो राज्य कहलाएंगे। याद रखिएगा। अथॉरिटी है, अच्छे से लिख लीजिए इसको। अथॉरिटी एक केसला याद रखिएगा, आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 का केस है, जिसमें कहा गया है इसमें कहा गया है, ये निर्णय कौन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई संस्था जो सरकार के नियंत्रण में है वह राज्य है। एक केसला याद रखिएगा। आइए हम इसके आगे का अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 जल्दी से देखते हैं। अनुच्छेद 13 कानूनों की असंगत की बात है कि जो भी विधि है वो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए कानून के से असंगत है कि नहीं, इसकी बात करता है। किसकी बात करता है? कानूनों की असंगत की बात। इसमें कानूनों की असंगत की बात करता है। असंगत इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित कानून है कि नहीं, ये कानून की संवैधानिकता है, उसको परखने की बात करता है। क्या? कानून की संवैधानिकता कानून की संवैधानिकता को परखने की बात करता है। परखने का आधार है, ऐसा लिखेंगे, आधार है। अनुच्छेद 13 क्या है? कानून की संवैधानिकता को परखने का आधार है कि ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकार से असंगत है कि नहीं है। अगर असंगत है तो उस स्थिति तक, उस सीमा तक उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, जिससे मौलिक अधिकार का वायलेशन ना हो सके, मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो सके। आइए आगे देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, कानून की असंगति। इसमें कहा गया है कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 पूर्व तैयार हुआ कि आज़ादी से पहले की बात, जब भारत आज़ाद हो उससे पहले का कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो
वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आज़ादी लिखेगा, आज़ादी से पहले का कोई भी कानून जो यहाँ लिखे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं, नए कानून पर लागू होगा। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे व्यक्ति के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा कोई ऐसा नया कानून नहीं बनाएगा जिससे भारत के नागरिक का या व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो सके। और तीसरा है कि कानून की परिभाषा क्या है। अनुच्छेद 13 बोलता है कि कानून की परिभाषा में कौन कौन आएंगे, वो कौन सा शब्द होंगे जो कानून की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। कोई अधिनियम जो संसद द्वारा बनाया गया, कोई अध्यादेश, नियम, अधिसूचना, उपनियम इत्यादि एक कानून की परिभाषा है, एक कानून के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। इसकी न्यायिक व्याख्या कौन करेगा, न्यायिक समीक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। न्यायिक समीक्षा कहता है, न्यायिक समीक्षा जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट यह तय करता है कि मौलिक अधिकार, कोई कानून जो है कि मौलिक अधिकार के खिलाफ है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है। न्यायिक समीक्षा की जाती है कि अनुच्छेद 13 के चौथे पॉइंट में कहा गया न्यायिक समीक्षा होगी। कोई कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ है या नहीं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर नेक्स्ट में मिलेंगे आपको। धन्यवाद।